सर जी बोलिए। सर जो अभी आपने बताया था सर कि सर्वप्रथम हिंदी की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज में शुरू हुई थी, ये सर पूरे भारत हाँ। में सर्वप्रथम सर। हाँ, पूरे भारत में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई थी, एमए हिंदी। एमए हिंदी का पाठ्यक्रम पश्चिम बंगाल के फोर्ट विलियम कॉलेज, जो आजकल प्रेसिडेंसी है, उसमें शुरुआत हुई थी। और सर उसके हाँ, सर फोर्ट विलियम कॉलेज था या उसका नाम तो हिंदू कॉलेज था ना? बदलता रहा है शायद। हाँ, हिंदू कॉलेज था, बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ, फिर वो आगे चल करके प्रेसिडेंसी हुआ। और हाँ। उसकी खास बात है कि फादर कामुल बुल्के साहब थे। फादर कामुल बुल्के, जिन्होंने एमए हिंदी की पढ़ाई की, उन्होंने शब्दकोश जो लिखा था ना, बनाया था, कामुल बुल्के का जो पहला अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश, वह आज की तारीख में भी बहुत मायने रखता है। काफी अच्छा शब्दकोश है। तो आप इन सब चीजों का जिक्र कर सकते हैं कि पहले एमए उन्होंने ही लिया था वहाँ, एमए डिग्री। और पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो अ, कई साहित्यकार पश्चिम बंगाल के रहे हैं हिंदी के। निराला जी, मेदिनीपुर जिला है, वहाँ के थे, पश्चिम बंगाल से थे। तो पश्चिम बंगाल का हिंदी साहित्य में काफी योगदान है। सर पहला अखबार भी तो यहीं से निकला था ना? पहला अखबार, वेरी गुड, हाँ, उदंत मार्तंड था पहला अखबार। वह पश्चिम बंगाल से ही निकला था, कोलकाता से ही निकला था। और सर ये हिंदी का पेपर था सर। हिंदी का अखबार, पहला अखबार जो था उदंत मार्तंड था। बाद में तो अभी चलन नहीं है उसका, कई सालों बाद बंद हो गया था। तो वह भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न। देखिए, जो भी आपके मन में संशय हो कल के मतलब 1 तारीख के इंटरव्यू को लेकर के, चूंकि मैं अब आप लोगों से खुल के पूछना चाहता हूं कि आपके इरादे क्या हैं, आपकी मंशा क्या है, तो तो उसके आधार पे हाँ बोलिए। सर जैसे जो तो बिहार के कवि ने हिंदी में क्या योगदान दिया? बिहार के कवियों का हिंदी में योगदान नहीं है। बिहारी कवि थे? बिहारी थे? नहीं थे। बिहार के कवियों में कौन कौन से कुछ याद है आपको? जैसे से रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति। हाँ, रामधारी सिंह विद्यापति। विद्यापति एक ऐसे कवि थे जो जिन्हें बंगाल का पहला कवि माना जाता है, बंगाल बांग्ला भाषा का या बांग्ला साहित्य का पहला कवि माना जाता है। और विद्यापति एक ऐसे कवि थे, विद्यापति थे, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन लोगों ने बांग्ला, जैसे विद्यापति जी ने बांग्ला या मैथिली और हिंदी में खूब लिखा है, वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी पहले हिंदी में लिखा करते थे, भानु ठाकुर के नाम से, भानु सिंह के नाम से वो लिखा करते थे। बाद में फिर उन्होंने बांग्ला में लिखना शुरू किया और उनकी रचनाओं का संकलन गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सर और बिहारी नेक्स्ट। ठाकुर के बारे में? बिहारी ठाकुर मूलतः भोजपुरी के रचनाकार थे और उनकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं ज्यादातर भोजपुरी में हुई है। और चूंकि भोजपुरी हिंदी की सहभाषा है, मतलब अगर हिंदी को आप देखा जाए, देखें हम लोग, तो हिंदी में जितनी बोलियां हैं, इधर भोजपुरी, उधर पाली वगैरह को भी बोलियों में शामिल कर लिया गया था बाद में। तो ये सहभाषाएं या बोलियां हैं हिंदी की, तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो शुद्ध हिंदी के कई लोग हुए हैं, खाली रामधारी सिंह दिनकर ही नहीं हुए हैं, और भी लोग हुए हैं। नाम याद करिए। अनुग्रह नारायण हाँ, सिन्हा बोल सकते हैं क्या? अनुग्रह नारायण सिन्हा, हाँ बोल सकती हैं। उनके नाम पे तो वहाँ कॉलेज भी है ना, एन कॉलेज है, काफी चीजें हैं। हाँ, और राम ठीक है, वृक्ष और बिन का भी नाम ले सकते राम हैं। वृक्ष बेनीपुरी, और साहित्यकारों में और काफी हुए हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह हाँ, खां भी अगर और बोले कि संगीतकार के तौर पे, तो मतलब संगीत बिस्मिल्लाह से भी। खान वाराणसी के थे शायद।
बिस्मिल्लाह सर, खां जी डुमराव। वाराणसी के थे, डुमराव के थे। हाँ। देखिए गूगल मैंने किया है तो गूगल ने बताया है कि बाण भट्ट थे जिन्होंने कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतक लिखा है, वो बिहार के थे। विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश लिखा है, बिहार के थे। चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे हैं। उसके बाद अश्वमेघ लिखा है, महायान श्रद्धत्पाद संग्रह, बुद्ध चरित, वज्र सूची ये लिखा है इन्होंने। और फिर आर्यभट्ट थे, इन्होंने आर्यभट्ट तंत्र लिखा है। और मंडन मिश्रा जी का बहुत नाम है, उन्होंने भाव विवेक नामक रचना किया है। तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू नेक्स्ट सर। अगला प्रश्न। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम सुना है आप लोगों ने? फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य के बहुत पुरोधा बोलते हैं ना, हिंदी साहित्य में इनका बहुत नाम है। तो रेणु जी भी वहीं के थे। आंचलिक उपन्यासकार है, मैलांचल वगैरह लिखे हैं। हाँ, मैलांचल वगैरह उन्होंने लिखा है, आंचलिक नहीं है। ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो सिर्फ आंचलिक नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट सर, अगला हिंदी भाषा की प्रश्न। उपभाषा भी होती है? हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं ना, जैसे अभी इन्होंने राजस्थान में इन्होंने क्या कर दिया, मारवाड़ी को अलग कर दिया, मतलब राजस्थानी भाषा को। अन्यथा हिंदी अकेले में कुछ नहीं है, हिंदी सबसे मिला करके है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने हिंदी का जो स्वरूप दिया था उसे हिंदुस्तानी नाम दिया था। बाद में उसको फिर हिंदी का नाम दिया गया, नहीं तो सबका मिला जुला स्वरूप ही है हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इनको लग रहा है कि हम ही इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, अवधि का नाम सुना है आप लोगों ने? अवधि का सुना है? हाँ सर, अवधि भाषा। अवधि, उसके बाद ब्रज भाषा सुना है? हाँ सर। उसके बाद कन्नौजी सुना है आपने? कन्नौज की भाषा, कन्नौज। हाँ, उसके बाद मगही सुना है आप लोगों ने? मगही बिहार की मगही। हाँ, मेवाती सुना है आपने? मेवाती राजस्थान में से। हाँ, मगही भाषा जो है, मगही नेपाल में भी बोली जाती है। किसी का स्पीकर ऑन है, आवाज इको हो रही है। ठीक है, उसके बाद नागपुरी है, फिर बघेली है, हड़ौती है, खड़ी बोली तो है ही, और सबसे अच्छा हमारा हरियाणा का हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी। तो ये सब इसकी उपभाषाएं आप मान सकते हैं हिंदी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ लीजिए आप लोग समस्या, फिर नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ समस्या रखूंगा आप लोगों के पास। सर, विधि मंत्रालय का अनुवाद के क्षेत्र में क्या योगदान है? अनुवाद के क्षेत्र में किसी का कोई योगदान नहीं है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब राजभाषा नियम अधिनियम वगैरह हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रहा है। हाँ, एक मिनट, वो कोई कॉल प्रश्न आ गई विधि थी। प्रश्न था विधि मंत्रालय का अनुवाद के क्षेत्र में क्या योगदान है। देखिए, जब राजभाषा नियम अधिनियम वगैरह बने थे तो उस समय यह बात हुई थी कि जितने भी साहित्य हैं या जितने भी मैनुअल्स हैं, कोड हैं, या फिर जितने नियम अधिनियम हैं, इन सब का अनुवाद किया जाएगा। तो जब अनुवाद करने की बात आई तो यह कहा गया कि कहाँ अनुवाद करें, तो उन दिनों शिक्षा मंत्रालय के अधीन हुआ करता था। बाद में शिक्षा मंत्रालय से फिर यह काम गृह मंत्रालय ने अपने हाथ में लिया कि नहीं, राजभाषा कार्यान्वयन और अन्य कार्य हमारे हाथ में रहेगा। फिर उसके बाद केंद्रीय क्या है, अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई, और फिर यह कहा गया कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जितने भी कागजात हैं सरकारी, उनका अनुवाद करेगी।
उसके बाद फिर ये बात हुई कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद करने के साथ साथ लोगों को अनुवाद का प्रशिक्षण भी देगी। अब विधि ऐसा शब्द है, विधि मतलब लीगल वर्ड, एक ऐसा शब्द है जिसके लिए उस तरह के, उस स्तर के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो विधिक शब्दावली पर भी कमांड रखें और सही ढंग से अनुवाद कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए विधि मंत्रालय में व्यवस्था की गई और नियम यह बनाया गया कि किसी भी विभाग को अगर चाहिए तो वह विभाग केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी सामग्री भेजेगा कि आप इसका अनुवाद कर दीजिए। फिर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो विधि मंत्रालय के सहयोग से उसका अनुवाद करेगा या फिर स्वतः करेगा, यह केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निर्णय पे आता है। ठीक है, तो ये है, अलग से कोई विशेष अनुवाद में किसी का महत्व नहीं है, क्योंकि जो शब्दावलियां बनी वो शब्दावली आयोग ने शब्दावली बनाई एक मिनट अनुवाद अंकल, का। हाँ, एक मिनट। आ गए हैं। एक्चुअली इनका हाँ। प्रश्न ये है, किसका प्रश्न था? दीपिका का प्रश्न था या दीक्षा का? मैं Yes, देख नहीं sir. पाया था। दीक्षा का, हाँ। इसलिए दीक्षा इसका सही और एक लाइन में आपको उत्तर ये देना चाहिए कि विधि विभाग की स्थापना हुई, आपको पता ही होगी कब है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ना विधि विभाग की स्थापना, विधि आयोग और विधि विभाग की स्थापना पढ़ाया है। तो मूल रूप से Yes, sir. विधि मंत्रालय का जो योगदान है, विधि से संबंधित जो सामग्री होती है उसके अनुवाद का जो दायित्व होता है वो विधि विभाग का होता है। ये पेपर 2 का भी प्रश्न है, जब आप लोग मेंस दे रहे थे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विधि से संबंधित सामग्री का अनुवाद का दायित्व किस पर है, तो ऑप्शन में गृह मंत्रालय भी था, विधि विभाग भी था, है ना? विधि Yes, sir. मंत्रालय। हाँ, तो मूल रूप से विधि से संबंधित जो सामग्री होती है और विधि से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है उसके अनुवाद का दायित्व होता है उनके ऊपर। लीगल टर्म्स का जो अनुवाद होता है वो लोग करते हैं। सामान्य अनुवाद से इतर जो विधि से संबंधित सामग्री होगी उसके अनुवाद का दायित्व होता है उनके ऊपर। समझ में आया ना? और इसका इतिहास आप Yes, लोगों को sir. पता है ना? विधायी विभाग की स्थापना कब हुई है मूल रूप से? याद है, पढ़ाया हुआ है, ध्यान में है आप लोगों को? ये सर 1965 में। 65 में? ठीक से चेक करिए एक बार। विधायी विभाग सर की स्थापना कब हुई है? सर 1975 में। वो तो राजभाषा विभाग की स्थापना है। 1960 जाकर देखिए, समझ में आएगा। और ये टाइमलाइन कराया हुआ है, मेरा टाइमलाइन हम डाल देंगे एक बार और आप लोग, ठीक है? विधायी विभाग का सर तो 1965 ही है सर। हाँ, विधायी विभाग का 1965 है ना? 60 से प्रक्रिया शुरू हुई और 65 में जाकर हम लोग विधायी विभाग बनाते हैं। विधायी आयोग की स्थापना उन्होंने पूछा है ना? तो सर हम दोनों लोग डाला हुआ है ना टाइमलाइन में। टाइमलाइन में आप लोगों को मैंने नोट करवाया था, याद है? 60 या 65 बात नहीं है, टाइमलाइन में मैंने नोट करवाया है पूरा प्रोसेस इसका। विधि से संबंधित सामग्री का अनुवाद जो है उसके लिए एक विधि आयोग की स्थापना की जिसको लॉ कमीशन कहते हैं, है ना? और अभी तक अगर देखा जाए तो 22 विधि आयोग बन चुके हैं, ठीक है? और जो अभी सबसे न्यूनतम है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट रहा है, वो 21वां विधि आयोग जिसकी स्थापना समाप्त हुई, उसमें बलबीर सिंह चौहान जी अध्यक्ष थे। तो इसकी पूरी प्रक्रिया ध्यान दे लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? एक विधि विभाग है, एक विधि आयोग है। और कुछ प्रश्न है आप लोगों का? हेलो, चलिए ठीक है, फिर मैं दो एक प्रश्न आप लोगों से कर लेता हूँ, ठीक है? ये जो SLR होता है, SLR को सुना है आप लोगों ने नाम? हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर सुना है। नहीं, तो ये जो SLR है इसकी हिंदी क्या होती है? दो एक शब्द आप दिखाई दे सकते हैं। SLR की अवधि क्या होती है? आवाज कट रही है। सांविधिक चलनिधि अनुपात। सांविधिक चलनिधि चलनिधि अनुपात। अनुपात। अनुपात होता है, रेट का अनुपात होता है।
दर दर रेशियो है। चलिए ठीक है। दूसरा मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, दूसरा एक और शब्द ले लेते हैं। वह शब्द है रेपो। ये जो रेपो रेट होता है ना बैंकों का, तो रेपो रेट को क्या कहेंगे हिंदी में? रेपो दर। रेपो रेपो दर। ठीक है। नोट करते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर में और किसी राज्य के गवर्नर में क्या अंतर है? गवर्नर तो राज्य के भी होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के भी होते हैं। सर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनका काम मतलब मौद्रिक मतलब जो नोट हाँ। पैसे वैसे से जो रिलेटेड चीजें हैं उनसे होता होगा, और जो राज्य गवर्नर है राज्य होगा में वाला प्रश्न नहीं करना, होगा वाली बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक का है मौद्रिक नीतियों या फिर बैंकिंग, जो भी बैंकिंग वाली चीजें, बैंकिंग प्रणाली है, इनके नियंत्रण या इसके संबंध में नियम विनियम बनाने के लिए होता है। और बाकी क्या होता है, जो राज्य के होते हैं वो क्या करते हैं? राज्य के गवर्नर क्या करते हैं? सिर्फ प्रशासनिक अरे सरकार के हाँ। कार्यालय का संचालन करते हैं। हाँ, वो प्रशासनिक प्रमुख कह सकते हैं आप उनको। ठीक है। राज्य के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री उनकी जगह काम करते हैं। दूसरा मुझे बताइए कि अभी जैसे करंट न्यूज है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकों पर बैन लगाया है। नाम याद है आप लोगों को? किसी को याद हो, किसी ने न्यूज पढ़ी हो? नहीं ध्यान है? चलिए वो देख लीजिएगा। और बाकी दीपक सर को मैं देता हूँ, उनसे चर्चा करिए आप लोग। ठीक है ना? लाइन पर है ना? हाँ सर लाइन पे। हेलो हाँ दीपक सर लाइन पर हैं? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ है ना? ठीक है, चलिए अब आप कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ी देर के लिए सुनता हूँ खाली। ठीक है, अब आप हेलो, कंटिन्यू करिए। देखिए मूल रूप से आज जो करना है, एक पीडीएफ में अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पीडीएफ में मोटा मोटा जितना भी कराना है वो सब कुछ है। मैं एक बार क्रिस्प वे में बता देता हूँ, जैसे आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनपीसीआई, जो भी बैंकिंग के मनी ट्रांसफर स्कीम्स हैं उसके बारे में मैंने लिख दिया है। एटीएम कितने तरह के होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। डिपॉजिट कितने तरह के हैं, ओवरड्राफ्ट, माइक्रो एटीएम क्या है, आरआरबी का क्या रोल है, आरबीआई का क्या रोल है, ये पूरा का पूरा जो पिछले बार और इस बार का बना हुआ है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, प्लानिंग कमीशन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग इन इंडिया का जो एक पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। 18 पेज है इसमें। तो मोटा मोटा आप लोग कल दोपहर तक इसको पढ़ के रखिए, ठीक है। और इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद जो भी डाउट्स होगा, कल हम लोग अमूमन 2 बजे के करीब मिलेंगे, तो इस पीडीएफ को लेकर चर्चा करेंगे। कल लाइव जो भी होगा 2 बजे के करीब, उसमें हम लोग इसमें मिलेंगे, 2 या 3 बजे जो भी होगा। तो आप लोग इसको कंप्लीट करके रखिए पहले। दूसरी बात, आज मुझे आप लोगों के प्रश्नों को सुनना है। आप लोगों के क्या डाउट है वो अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। जो इस बार बजट आया है उससे कैसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहां पे? बजट से कुछ विशेष नहीं आएगा। बजट से आपको देखिए, पहले तो इस बात को समझ लेना है कि बजट से कोई खास प्रश्न नहीं आएगा। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, एकदम प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस जो हैं, उसके ऊपर आपको समझ लेना होगा। जैसे कि कुछ खास हाइलाइट्स हैं उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। मेजर पॉइंट्स बोलकर जो भी है इस बार का जो भी बजट है उसको लेकर जो मेजर हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देख लेनी होगी और कुछ खास बातें नहीं हैं। जैसे फिस्कल डेफिसिट को लेकर कुछ बात हुआ है इस बार, बजट डेफिसिट को लेकर 5.1% किया गया है इस साल, जो कि पहले 5.8% था 23-24 में। तो ये एक मेजर चेंज है। 2023-24 में 5.1% किया गया है इस साल, जो कि पहले 5.8% था 23-24 में। तो ये एक मेजर चेंज है। 2023-24 में 5.1% किया गया है इस साल, जो कि पहले 5.8% था 23-24 में। तो ये एक मेजर चेंज है। 2023-24 में 5.1% किया गया है इस साल, जो कि पहले 5.8% था 23-24 में। तो ये एक मेजर चेंज है।
इसके अलावा भी जो भी आप लोग एक बार समरी कहीं सुन लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। अगर आप चाहें तो मैं उसका एक क्रिस्प वर्जन अपलोड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। नहीं ना पूछेंगे कि कहाँ से कितना आया, फिर कितने पर खर्च हुआ, क्योंकि ये बहुत नहीं नहीं, मतलब इसमें वो सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ इस बार प्रोजेक्शन 7.3% है इस बार के बजट में, वो पूछा जा सकता है आपसे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कर रहा है एक्सपेक्टेशन वो 6.3% है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, तो 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा। ये कुछ बातें हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पूछा जाता है। और इस बार किसको प्रायोरिटाइज किया गया, तो पुअर वुमेन, यूथ एंड फार्मर, चार लोगों पे इस बार जो बजट है वो एम्फेसिस करके आया था, पुअर वुमेन, यूथ एंड फार्मर, ये याद रखिएगा। वुमेन्स के लिए मुद्रा योजना के बारे में बताया गया है, यूथ के लिए स्किल इंडिया मिशन है, फार्मर के लिए पीएम किसान है, इस तरह से फसल बीमा योजना है। तो मेनली यही सारी बातें हैं ओवरऑल। अगर आप कहीं से भी चाहें तो इसको एक बार इसके हाइलाइट्स एक बार देख लीजिएगा, और कुछ खास है नहीं बजट से। इसके अलावा सर इसके अलावा मतलब जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, फिर अभी भारत रत्न है, तो इसके अलावा साहित्य अकादमी और कुछ। साहित्य अकादमी में आपको देख लेना है, और इस बार के जो भारत रत्न आए हैं 4-5 वो देखिए बस। अच्छा, अभी 370 रिलीज हुआ, एक मूवी आई है 370, ठीक है। उसके डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम क्या है और कौन एक्ट कर रहा है उसमें, वो सब देख लीजिएगा। स्टोरी एक बार अगर हो सके तो 370 के मूवी का एक समरी सुन लीजिए, कौन से आर्टिकल के तहत किस तरह से 370 को हटाया गया, क्योंकि सिंस मूवी आई है, मूवी बनी है, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात तो है, तो 370 वाला प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोई? सर जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे? देखिए, सब्जेक्ट वाइज आपके मैटर से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इंग्लिश ऑनर्स है तो आपने पोइट्रीज वगैरह पढ़ी होंगी ना, पोइट्री पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी थी सर, पर याद नहीं, किसका मतलब किसका उस पढ़ा है? पोएट का नाम वगैरह, शेक्सपियर हो गया, जॉन स्किट पीवी शैली और पढ़ा, संस्कृत पढ़ा है, तो दो चार पोएम, उसका सेंट्रल थीम क्या रहा है वो सब बताएंगे आप, ठीक है। मेजरली सर इंडियन का पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते, इंडियन किसी राइटर। का भी हाँ किसी का भी पूछ सकते, जो आपके सिलेबस में वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, मेरा एक लास्ट मिनट सजेशन है आप लोगों के लिए, आप कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, चुपचाप से पहला काम आपका यह है कि राजभाषा पूरा पढ़ के जाइए। दूसरा, बैंकिंग का जो पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ उसको थॉरली पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो मेजर करंट अफेयर्स है, अभी हाइलाइट्स है, वो देख के जाइए। बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तीन चीजों पे फोकस करिए, एक राजभाषा, दूसरा बैंकिंग, और तीसरा करंट अफेयर्स, जो मेजर करंट अफेयर्स है एकदम हाईलाइटेड। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पीडीएफ को अपने इंटरव्यू वाले ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ, और जो बच्चे इंटरव्यू वाले ग्रुप में नहीं है उनको नहीं मिल पाएगा ये, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे इंटरव्यू वाले ग्रुप में है क्या? नहीं सर। नहीं सर। काम करिए, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं उन लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? सर वो जो सर उस दिन बता रहे थे कि जिस दिन हम लोग का इंटरव्यू है उस दिन का मतलब आरबीआई का जो भी निकलता है, जैसे यूरो वगैरह क्या होता है सर, वो वो सब। वो सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो सब को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कोई? सर कंप्यूटर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे उसमें किस तरह का आपने मेंशन किया है वो वैसा ही पूछा जाएगा। कंप्यूटर का लिखा हुआ है। हाँ, तो आपके कंप्यूटर में आपने जो सर भी डीसीए। लिखा है, हाँ, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार होकर जाइए, ठीक है। कल एक फाइनल मॉक होगा 3 बजे की, ठीक है, तो उसमें आप लोग रेडी रहिए। चार पांच बच्चों को ने मुझे अभी पर्सनल मैसेज किया, मैंने उनको दे दिया है पीडीएफ,
ठीक है, और अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सर हम लोग का इंटरव्यू कब मतलब होगा मॉक वाला? कल 3 बजे होगा। ठीक है। ठीक है सर। और कोई अगर डाउट रहे तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं, कभी भी फोन करिए। जब इंटरव्यू का आपका सेशन है, कभी भी कोई भी डाउट है, सेल्फ डाउट हो, आप मुझे पर्सनली एक बार कॉल कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होता है तो आप लोगों को। ओके जी सर। ओके, फिर ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बोलने की जरूरत है। मोटा मोटा तो कराया जा चुका है और आप लोगों ने इंटरव्यू सेशन सुना भी है। जिसको जरूरत पड़े अब बताइएगा, मैं बता देता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है। सर बोलिए। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर। सर जो मेरा बहुत डाउट है सर, ड्रेस को लेकर मैं डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। वो सब वो आप देखिए, मैंने कई बार गाइड किया आपको कि जो दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको। सर दो डिसाइड किए हैं, दो लिए हैं, अभी डिसाइड नहीं ठीक कर है, पा वो सब रहे। आप मुझे अभी यहाँ पे अभी फिलहाल आपको जो सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं माइक ऑफ करिए पहले। सर कार्यान्वयन से लेकर क्या पूछेगा सर, राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर? माइक बंद करिए। राजभाषा कार्यान्वयन आप कैसे करेंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। ये तो कितनी बार इंटरव्यू में मैंने बताया है कि राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है और राजभाषा कार्यान्वयन कैसे होगा, उसको तो बार बार मैंने इंटरव्यू में बताया है। पूछा जा सकता है राजभाषा। फिर आपने माइक ऑन किया। राजभाषा कार्यान्वयन से मूल रूप से प्रश्न उठेगा कि राजभाषा नीति क्या है। दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि राजभाषा को कार्यान्वित करने के क्या उपाय हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, उसके दिशा निर्देशित किया जाता है कि कैसे उसको लागू कराना है। इसके अलावा हमारे पास अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, आदेश है और अधिनियम है, नियम है, इन सभी का एक साथ पालन होता है। यही है राजभाषा कार्यान्वयन। हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना और अंग्रेजी का निर्बंधन करना, यही राजभाषा नीति है और इसी को लागू कराना कार्यान्वयन है। 3 का 3 लागू कराना, 14 दस्तावेजों की द्विभाषिकता, हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार, 8वीं अनुसूची की भाषाओं का विकास, यही है क्रियान्वयन और क्या है। ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर डाउट है आप लोगों को तो कल 3 बजे हम लोग मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिए। और मैंने बैंकिंग का पीडीएफ डाल दिया है, राजभाषा का ऑलरेडी डाला हुआ है, पढ़ाया भी जा चुका है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी बैठिए, पूरा राजभाषा रिवाइज करिए, बैंकिंग रिवाइज करिए, 2 काम करिए। और करंट अफेयर्स पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। मूल रूप से जो आता है इम्पोर्टेंट, जैसे कि कुछ पुरस्कार देख लेना है अभी लेटेस्ट में, और कुछ करंट इवेंट के न्यूज है। वेस्ट बंगाल का कुछ न्यूज अभी चल रहा है, आप लोगों को पता है, वो सब देखिए। उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, हिंदी साहित्य में जिसको आपको बोलना है, जैसे मान लीजिए कोई कवि है या कोई कवि कहानीकार है या फिर कोई उपन्यासकार है, तो कम से कम 2 उपन्यासकार, 2 कहानीकार, 2 कविता, ये चीज रेडी करके रखिए। उनके बारे में, उनकी रचनाएं, उनका नाम, उनकी रचना रेडी करके रखिए, ताकि अगर कभी कोई पूछता है तो आप क्लैरिटी के साथ बता पाए। ठीक है। जैसे आदिकाल से 2 याद कर लीजिए, आधुनिक काल से 2 याद कर लीजिए, भक्ति काल से 2 याद कर लीजिए, रीति काल से 2-3 याद करके रखिए आपके फेवरेट्स में से। कविताओं में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, जो भी विधाएं उपलब्ध है उसमें करिए। और उसके बाद रेडी रहिए। यही करना है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? सर बोलिए। सर जैसे कि हम दरभंगा से आते हैं तो हम चाहते हैं कि उसे दरभंगा ना बोल के उसको मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा बोले, तो ऐसा बोल सकते हैं इंट्रो में? देखिए, ये तो आपका व्यक्तिगत चयन होगा कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती हैं। ठीक है। नहीं सर, आपसे मतलब वो दिक्कत नहीं हो जाएगा ना अगर मिथिला का हृदय स्थल बोलेंगे तो? कुछ खास नहीं है दिक्कत। अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है। आप अपनी बात को कितना जस्टिफाई करती हैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ रही हैं बात? ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। यस कल एक सर। लाइव सेशन होगा, इंटरव्यू सभी का होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका। तो कल लास्ट एक है, मिलते हैं, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग ग्रुप में अपलोड करिए। ठीक है ना? कोई भी डाउट हो या तो पर्सनली मुझे भेजिए
लिख के या वॉइस मैसेज भेजिए, और नहीं तो फिर ग्रुप में अपलोड करिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जी सर। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू। हाँ, थैंक यू सभी को। जी सर। वंदना लाइन पे है क्या? चलो ठीक है। और कोई है जो आज गया था एसडी ऑफिस? कोई ऐसा है जो एसडी ऑफिस गया था? निधि, आज एसडी ऑफिस गई थी क्या तुम? नहीं सर, नहीं गए थे। क्या हुआ, कुछ खबर मिला है? हाँ, वंदना, शमशेर ये लोग को मिल गया है, पर वो लोग ना मतलब प्रॉब्लम कर रहा है कि आप जैसे मैं सिंह है तो आप ओबीसी की मतलब कैसे हैं आप, मतलब ओबीसी आप कैसे बना ली, सिंह लोग तो राजपूत में आता है, तो आपका ये कैसे, हम कैसे मान ले आपका सबकास्ट यही है, आप हाँ, प्रूफ लेके आइए, ऐसा चल रहा है। तो हम अगस्त अच्छा, वाला ही अपलोड कर दिए। चलो ठीक, किए, बढ़िया किए। ठीक, ठीक है। ठीक है। और बाकी लोगों का समस्या नहीं है ना? नहीं, नेहा नीलम का का भी क्लियर सुने हुआ? हो गया। नीलम नहीं, का क्लियर? नीलम का भी नहीं हुआ। नीलम क्यों? का भी नहीं हुआ। नीलम का क्या उसका भी प्रॉब्लम है? सेम, उसका भी यही बोल रहा है, इसीलिए तो हम तो नहीं उसके गए। पास तो पुराना वाला है ना? हाँ, पुराना वो एसएससी वाला है, वो वही वाला अपलोड कर दी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक। ठीक है, थैंक ओके। यू सर। ठीक है, चलिए हम भी क्लास क्लोज कर रहे हैं फिर। हाँ, कल मिलते हैं फिर 3 बजे।